in this session we are going to discuss the electrical analogy। तो हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से मैं हीट ट्रांसफ़र में हीट फ्लो को कंपेयर कर सकता हूँ करंट फ्लो से। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता था, जब मैं इलेक्ट्रिकल करंट की बात किया करता था और जब मैंने 11th क्लास में इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ा था, तो वहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल करंट को कैलकुलेट करता था डेल्टा V अपॉन आर से। वहाँ पर डेल्टा V क्या होता था? वोल्टेज डिफरेंस होता था और आर आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता था। वहाँ पर मैं बात करता था कि वोल्टेज डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है। सिमिलरली यहाँ पर मैं बात करूँगा कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। वहाँ पर मैं वोल्टेज डिफरेंस की बात करता था, यहाँ पर मैं टेम्परेचर डिफरेंस की बात करूँगा। वहाँ पर मैं करंट फ्लो की बात करता था, यहाँ पर मैं हीट फ्लो की बात करूँगा। वहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करता था और यहाँ पर मैं बात करूँगा थर्मल रेजिस्टेंस की। मतलब जिस तरह से मैंने वहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लिखा था, सिमिलरली यहाँ पर मैं हीट ट्रांसफर रेट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस लिखना चाहता हूँ। मैं कुछ इस तरह से कंपेरिजन करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद जिस तरह से मैंने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को सीरीज़ और पैरेलल में सॉल्व किया था, सिमिलरली यहाँ पर मैं थर्मल रेजिस्टेंस को भी सीरीज़ और पैरेलल में ही सॉल्व करूँगा। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल लेता हूँ इलेक्ट्रिकल करंट का। तो जैसा कि डायग्राम में शो किया हुआ है, यहाँ पर दे रखा है कि कोई वोल्टेज डिफरेंस V1 और V2 है और अगर इस वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस V2 की वजह से कोई करंट I फ्लो हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ करंट फ्लो I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R। सिमिलरली यहाँ पर कोई टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है T1 और T2 और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट फ्लो हो रही है वो हीट ट्रांसफ़र रेट अगर कुछ Q डॉट है तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि Q डॉट इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। वहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता था और यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो वहाँ पर करंट इज इक्वल टू लिखा था डेल्टा V अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र रेट इज इक्वल टू लिखा है डेल्टा T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। नाउ अगर मैं कंडक्शन की बात करूँ, मुझे अब क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है कि थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्शन के केस में कितना होगा और थर्मल रेजिस्टेंस कन्वेक्शन के केस में कितना होगा। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ कि मुझे कोई एक प्लेन स्लैब दे रखा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफ़र कुछ A है, ये कुछ x इज इक्वल टू 0 है और ये कुछ x इज इक्वल टू L है और बाउंड्री टेम्परेचर T1 और T2 हैं और मुझे गिवन है T1 इज ग्रेटर देन T2। सो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट ट्रांसफ़र T1 से T2 होगा और फ्रॉम फोरियर्स लॉ अगर हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन से हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ Q डॉट इज इक्वल टू माइनस K dt अपॉन dx और dt यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस मुझे T1 माइनस T2 दे रखा है और dx यहाँ पर मुझे L दे रखा है, थिकनेस ऑफ द स्लैब इन द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफ़र। तो ये हो जाएगा माइनस K T2 माइनस T1 बाई L। अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन को अंदर ले जाऊँगा और ये हो जाएगा K T1 माइनस T2 बाई L और इसको मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन K और इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ डेल्टा T अपॉन R कंडक्शन। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कंडक्शन के लिए वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? L अपॉन Ka के बराबर हो जाएगा। तो जब भी मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा होगा प्लेन स्लैब का जिसमें कभी भी कोई हीट ट्रांसफ़र हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा? उस प्लेन स्लैब के लिए एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करूँगा। उस रेजिस्टेंस डायग्राम के लिए टेम्परेचर डिफरेंस T1 और T2 लिखूँगा और यहाँ पर कंडक्शन रेजिस्टेंस L अपॉन K लिखूँगा जो कि मैंने अभी फाइंड आउट किया था।
और मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर कंडक्शन। तो जब भी कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र होगा तो आर कंडक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन के। नाउ फॉर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र, मान लेता हूं कि यहां पर मुझे कोई एक हॉट वॉल दे रखी है जिसका कॉन्टेक्टेड एरिया फ्लूइड के साथ कुछ ए है, टेम्परेचर वॉल का कुछ T1 है और फ्लूइड का कुछ T इन्फिनिटी है, और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो फ्लूइड के लिए है वो कुछ h है, कुछ h है। तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर रेट है कन्वेक्शन से, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग मैं लिख सकता हूँ Q डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा HA इंटू T1 माइनस T इन्फिनिटी। और अगर इसको मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि Q डॉट इज इक्वल टू होगा T1 माइनस T इन्फिनिटी अपॉन 1 अपॉन H इंटू ए, और इसको मैं कंपेयर करूँगा T1 माइनस T इन्फिनिटी अपॉन आर कन्वेक्शन से, तो जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 1 अपॉन HA। सिमिलरली ऐसे केसेस में जब भी मुझे कोई कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर रेट दे रखा होगा, अगर मुझे कोई स्लैब दे रखी है जैसा कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है, कन्वेक्शन हो रहा है, तो मैं गिवन प्रॉब्लम के लिए, गिवन क्वेश्चन के लिए एक रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरह से, जहाँ पर टेम्परेचर T1 और T2 है, T1 और T इन्फिनिटी है। मैं रेजिस्टेंस लिखूंगा, रेजिस्टेंस जैसा कि मैंने लिखा हुआ है 1 अपॉन HA है, और यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन आर कन्वेक्शन, और आर कन्वेक्शन इस केस में हो जाएगा 1 अपॉन HA। ये आपका हीट ट्रांसफर रेट आ जाएगा। सो कंक्लूजन इज कि जब भी मैं कंडक्शन की बात करूंगा तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा आर कंडक्शन वो L अपॉन के होगा, और जब भी मैं कन्वेक्शन की बात करूंगा तो जो रेजिस्टेंस है कन्वेक्शन के लिए वो आपका 1 अपॉन HA होगा। और जो जिस तरह से मैं प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिकल में सॉल्व करता था करंट फ्लो के लिए, उसी तरह से मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ हीट ट्रांसफ़र में हीट ट्रांसफ़र रेट को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है सीरीज़ में और पैरेलल में, तो वहाँ उसके एक कॉम्बिनेशन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मैं किस तरह से कन्वर्ट करूँगा। सो मैं पहला केस ले रहा हूँ रेजिस्टेंस इन सीरीज़ इन पैरेलल में, मैं केस 1 ले रहा हूँ रेजिस्टेंस इन सीरीज़, मैं केस 1 ले रहा हूँ रेजिस्टेंस इन सीरीज़। मान लेता हूँ कि यहाँ पर दो स्लैब दे रखी हैं A और B, यहाँ पर दो स्लैब दे रखी हैं A और B, और दोनों स्लैब किस पे हैं, सीरीज़ में हैं, और जो टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, मुझे दे रखा है कि यहाँ पर टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, और स्लैब A और स्लैब B का जो कांटेक्ट पॉइंट है उसका टेम्परेचर मुझे नहीं दे रखा है। तो स्लैब और इस A और B मैं साफ साफ देख करके बता सकता हूँ कि ये दोनों सीरीज़ में हैं, और अगर मैं रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करूँ तो इन दोनों के लिए रेजिस्टेंस डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये आपका RA हो जाएगा, ये टेम्परेचर T1 है, देन स्लैब A का रेजिस्टेंस, देन स्लैब B का रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर T2, और RA और RB के बीच वही अननोन टेम्परेचर T है। अब अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात पता है कि अगर स्टडी स्टेट आ चुकी है, अगर स्टडी स्टेट आ चुकी है तो जो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र रेट है Q डॉट, वो दोनों ही स्लैब में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो दोनों रेजिस्टेंस के लिए हीट ट्रांसफ़र रेट क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब जितना हीट ट्रांसफ़र रेट इस रेजिस्टेंस के लिए होगा उतना ही हीट ट्रांसफ़र रेट इस रेजिस्टेंस के लिए भी होगा। तो मैं दोनों रेजिस्टेंस के लिए जो हीट ट्रांसफ़र रेट है उसको मैं इक्वेट कर देता हूँ, और मुझे पता है कि हीट ट्रांसफ़र रेट अब मैं क्या लिखूँगा, dt अपॉन आर इक्विवेलेंट या फिर dt अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो अगर मैं रेजिस्टेंस A की बात करूँगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस A का, और अगर मैं रेजिस्टेंस B के लिए बात करूँगा हीट ट्रांसफ़र की, तो वहाँ क्या हो जाएगा, dt अपॉन रेजिस्टेंस B का। जैसे RA आपका है L1 अपॉन KA1 और RB आपका है L2 अपॉन KA2। यहाँ मैंने एग्जाम्पल कंडक्शन का लिया है,
ये कन्वेक्शन का एग्जाम्पल भी हो सकता था। उस केस में रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 1/H हो जाएगा। तो यहां पर जो Q डॉट ए है वो Q डॉट बी के बराबर होगा, दोनों रेजिस्टेंस में हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, बराबर होगा। Q डॉट ए कितना होगा, रेजिस्टेंस ए के लिए टेम्परेचर डिफरेंस है T1 माइनस टी, तो ये हो जाएगा T1 माइनस टी अपॉन आर ए। रेजिस्टेंस बी के लिए टेम्परेचर डिफरेंस है T माइनस T2, तो ये हो जाएगा T माइनस T2 अपॉन आर बी। इस पूरे इक्वेशन में अननोन वैल्यू आपकी क्या है, टेम्परेचर T। तो यहां से मैं इसको सॉल्व करके टेम्परेचर T की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। वो वैल्यू कुछ ये होगी, टेम्परेचर T की वैल्यू कुछ ये होगी। अब इस टेम्परेचर T की वैल्यू मैं अगर यहां पर पुट करूं, टेम्परेचर T की वैल्यू अगर यहां पर पुट करूं तो मैं हीट ट्रांसफर रेट निकाल सकता हूं। आप या तो QA फाइंड आउट कर लो या फिर QB फाइंड आउट कर लो, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं क्या करता हूं, ये जो टेम्परेचर की वैल्यू आई है इसको किसी भी में पुट कर देता हूं। मैं QA में पुट करता हूं तो यहां पर ये कुछ इक्वेशन बनेगी, ये कुछ इक्वेशन बनेगी। T की वैल्यू मैंने पुट की हुई है यहां पर, तो ये हो जाएगा T1 माइनस टी की वैल्यू अपॉन आर ए। और अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं, अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो ये Q कुछ ऐसा आएगा, Q की वैल्यू आपकी कुछ ऐसी आ जाएगी। और ये जो Q की वैल्यू है इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं dt अपॉन आर इक्विवेलेंट से, और dt दोनों कंबाइंड स्लैब के लिए जो dt है वो कितना है, T1 माइनस T2 आया था। तो ये मैंने कंपेयर कर दिया है। और अगर यहाँ पर मैं देखूं तो जो आर इक्विवेलेंट है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, RA और RB के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट की इक्वेशन है वो हो जाएगी RA प्लस RB। तो मैं कह सकता हूं कि जब भी मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो जो आपके रेजिस्टेंस हैं वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करता था तो वहां भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता था कि अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है तो इलेक्ट्रिकल करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और वहां पर भी सीरीज के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाते थे, ऐड हो जाते थे। Now I am going to discuss the resistance in parallel. I am going to discuss the case number 2, resistance in parallel. मान लेता हूं कि यहां पर कोई दो स्लैब हैं A और B जो कि मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रखी हैं, और यहां पर कुछ हीट ट्रांसफर होगा और मुझे बाउंड्री टेम्परेचर T1 और T2 दे रखा है। यहाँ पर मुझे दे रखा है कि बाउंड्री टेम्परेचर T1 और T2 है। मान लेता हूँ कि स्लैब A के लिए मुझे वैल्यूज दे रखी हैं लेंथ, कंडक्टिविटी और एरिया की। स्लैब B के लिए मुझे वैल्यू दे रखी है लेंथ, कंडक्टिविटी और एरिया की। मतलब मैं दोनों के लिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ, RA और RB। अगर कंडक्शन है तो LA अपॉन K हो जाएगा, और अगर कन्वेक्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1/HA हो जाएगा। और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया है A और B का, अगर इसको मैं रेजिस्टेंस के फॉर्म में ड्रॉ करना चाहूँ तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पर ये आपके R1 और R2 किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। और इस केस में अगर यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट कुछ Q डॉट है तो यहाँ पर कुछ Q डॉट 1 होगी और यहाँ पर कुछ Q डॉट 2 होगी, और अगेन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, Q डॉट हो जाएगी। मतलब जो हीट ट्रांसफर रेट है वो रेजिस्टेंस R1 और R2 में सेम नहीं होगी, बल्कि वो जो हीट ट्रांसफर रेट Q डॉट है वो Q1 डॉट और Q2 डॉट में डिवाइड हो जाएगी। और कुछ इस तरह से डिवाइड होगी कि Q डॉट इज इक्वल टू Q1 डॉट प्लस Q2 डॉट होगा। तो अगर मैं Q1 डॉट लिखूं, यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूं Q1 डॉट की, तो Q1 डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन R1। Q1 डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन R1, और Q2 डॉट लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन R2। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ dt अपॉन R इक्विवेलेंट से, dt अपॉन R इक्विवेलेंट से कंपेयर करूँ तो देखो dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2। जब भी मैं पैरेलल की बात करूंगा तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। जब भी मैं सीरीज की बात करूंगा तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। जब मैंने इलेक्ट्रिकल की बात की थी तो वहां भी मैंने सेम देखा था कि जब अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड हो तो जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है, और वहां पर भी मैं करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखा करता था, और वहां भी इलेक्ट्रिकल करंट के लिए भी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता था। तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरह से मैं इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करता था, उसी तरह में यहाँ पर मैं हीट ट्रांसफर रेट और थर्मल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करूँगा। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ मुझे करंट फ्लो कैलकुलेट करना होता था और यहाँ पर मुझे हीट ट्रांसफ़र रेट को कैलकुलेट करना है। वहाँ मैं वोल्टेज डिफरेंस की बात करता था और यहाँ पर मैं टेम्परेचर डिफरेंस की बात करूँगा। वहाँ मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करता था और यहाँ पर मैं थर्मल रेजिस्टेंस की बात करूँगा। बाकी अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो वहाँ भी R1 प्लस R2 होगा, यहाँ भी R1 प्लस R2 होगा, R इक्विवेलेंट। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो वहाँ भी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, और यहाँ भी सेम होगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। अब मैं बात करूँगा कि आपका हीट ट्रांसफ़र अलग अलग कंडीशन में हो रहा है, डिफरेंट कंडीशन में हीट ट्रांसफ़र है, तो वहाँ पर मैं उसको कैसे सॉल्व करूँगा, उस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे देखूँगा, और वहाँ पर टेम्परेचर ग्राफ क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर की लोकेशन क्या होगी, और हीट ट्रांसफ़र रेट क्या होगा। सो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र फॉर डिफरेंट केसेस। थैंक यू।